एपिसोड 1201। इस प्रकार हांगली का जू शियायू के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक था। चिंता मत करो, चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो, जू शियायू ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फेंग ने उसे पहले ही बता दिया था। सु यूमो जानती थी कि हुआंग फेंग के पास अन्य महिलाओं के मामले थे और उसने उन्हें स्वीकार भी किया था। फिर उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, इसलिए भले ही अगले दिन सुखद नहीं होने वाले थे, फिर भी यह पहले से कहीं बेहतर होगा। उसने जो कल्पना की थी। दूसरी ओर हुआंग फेंग ने पहले ही टैन यिंग के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर लिया था और जहां तक जू शियायू को बताई गई बात का सवाल है, उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जू शियायू को घर के बाहर अकेले छोड़ देगा, इसलिए उसके यहाँ आने में बस कुछ ही समय बाकी था जब उसने सोचा कि वांग टोंगटोंग वास्तव में जू शियायू को खोजने गया था और यहाँ तक कि उसके और जू शियायू के बीच कलह पैदा करना चाहता था। तो हुआंग फेंग और भी दुखी हो गया। हालांकि उसे नहीं लगा कि उसके लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देना उचित था, खासकर ऐसी महिला के साथ परेशानी उठाने के लिए सौभाग्य से। हालांकि उसने दोनों पक्षों को भड़काया था, लेकिन इसका उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। हालांकि हुआंग फेंग ने यह भी फैसला किया था कि अगर वांग टोंगटोंग ने कोई और चाल चलने की कोशिश की तो वह उसके दरवाजे पर दस्तक देकर दूसरे पक्ष को उसकी कल्पनाओं से पूरी तरह से जगाने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। हुआंग फेंग की तरफ सु यूमो और दूसरी लड़कियों के काम पर चले जाने के बाद टैन यिंग भी आ गई थी। नतीजतन हुआंग फेंग और उसके 5 लोगों का समूह टहलने के लिए बाहर गया और यह देखा जा सकता था कि हुआंग टिंगटिंग और बाकी 2 लोग बहुत खुश थे, खासकर बहिर्मुखी मेंग मेंग के लिए वह बहुत खुश था। हुआंग फेंग के साथ घुलने मिलने के इस तरह के अवसर को मेंग मेंग ने बहुत संजोया, क्योंकि वे यहाँ केवल 3 दिन ही रह सकते थे। जब वे कार में थे तो उसने बस कुछ खाना खाया था जो हुआंग फेंग ने उसके लिए तैयार किया था। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि हुआंग फेंग की एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी यदि वह उसकी प्रेमिका के रूप में उसके साथ नहीं रह पाती तो भी वह हुआंग फेंग को इतनी बार देखकर बहुत खुश होती थी। जब हुआंग फेंग अपनी बहन और अन्य लोगों को खेलने के लिए बाहर ले गया तो किंग जुआन, जो दूसरे समय और स्थान में था, वह भी जाग गया। अच्छा, अभी समय क्या हुआ है? मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? किंग जुआन ने अपनी आंखें रगड़ी जो अभी तक पूरी तरह से नहीं खुली थीं, और अपने फोन को अचंभित होकर देखने लगा। सुबह के 8 बज चुके थे और वह वास्तव में पूरी रात सो चुका था। मूल रूप से किंग जुआन ने अपनी रचना जारी रखने से पहले यहाँ कुछ समय आराम करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने खुद को इतना थका हुआ नहीं माना था कि वह यहाँ सो जाएगी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से गाने लिखने में व्यस्त थी, जिससे वह मानसिक रूप से थक गई। अरे यह क्या है? किंग जुआन अपनी अचेत अवस्था से जाग उठी और तुरंत महसूस किया कि एक छोटी सी पुस्तिका अचानक उसके सामने आ गई थी। आखिरकार यह पुस्तिका उसके पास पहले वाली पुस्तिका से बिल्कुल अलग थी। उसे याद आया कि उसकी मेज पर ऐसी कोई पुस्तिका नहीं थी। इस प्रकार थोड़ा जिज्ञासु किंग जुआन ने अपने सामने पुस्तिका खोली। यह क्या है? जब किंग जुआन ने अंदर की सामग्री देखी तो उसने खुद से कुछ संदेहास्पद ढंग से पूछा। उसने पाया कि यहाँ लिखे शब्द उन शब्दों से अलग थे जिन्हें वह जानती थी। वे कमोबेश एक जैसे थे। अगर वह उन्हें ध्यान से देखने में कुछ समय बिताती तो शायद वह उनमें लिखे शब्दों को पहचान पाती। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यद्यपि वह शब्दों को पढ़ नहीं सकती थी, फिर भी उनमें कुछ परिचित सा था। यह एक संगीत मैनुअल है। जब किंग जुआन ने उस पर परिचित प्रतीकों को देखा तो वह इसे जोर से कहने से खुद को रोक नहीं सका। किंग जुआन इस दौरान संगीत लिखने में व्यस्त थी और साथ ही उसने यह भी बताया कि उसका संगीत कौशल कमजोर नहीं था। इसलिए जब उसने पहली बार ये संगीत स्कोर देखे तो उसने अनजाने में ही उनके साथ गाना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा वह गाती उसका चेहरा उतना ही लाल होता जाता। इसलिए नहीं कि वह शर्मीली या बीमार थी, बल्कि इसलिए कि वह बहुत ज्यादा उदास थी। उत्साहित
0.00 के बिहा किंग जुआन उत्साहित थी और इससे पहले कि वह इस धुन को गुनगुना पाती वह पहले से ही उत्साहित थी क्योंकि उसने महसूस किया यह धुन एक क्लासिक थी और उन क्लासिक गानों से जरा भी खराब नहीं थी जो उसने पहले सुने थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह धुन कुछ ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे यकीन था कि यह धुन पहले कभी बाजार में नहीं आई थी। आखिर क्या हो रहा है? यह पुस्तिका कहाँ से आई? इस धुन का क्या मतलब है? क्या वे शब्द जिन्हें मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ गीत के बोल हो सकते हैं? किंग जुआन ने धुन गुनगुनाने के बाद उसे और भी यकीन हो गया कि यह एक क्लासिक गीत था। हालांकि उसके दिल में संदेह और भी गंभीर थे। इतना अच्छा गाना यह कहाँ से आया? उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? क्या यह हो सकता है कि किसी मास्टर ने अभी अभी कोई नया उत्पाद जारी किया हो? लेकिन इन शब्दों का क्या मतलब था? किंग जुआन को लगा कि उसके दिमाग में कुछ है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किससे पूछना चाहिए। ओह ठीक है, पीछे से और भी आवाजें आ रही हैं। किंग जुआन ने किताब का दूसरा पन्ना पलटा पुस्तिका और वास्तव में उसने वही देखा, वो शब्द जो वो नहीं पहचानती थी, साथ ही परिचित राग प्रतीकों के साथ परिचित था। किंग जुआन ने गुनगुनाना शुरू कर दिया एक बार और फिर वह उत्साहित हो गई एक बार फिर, क्योंकि उस गाने पर दूसरा पृष्ठ भी एक क्लासिक गीत था। घबराई हुई किंग जुआन रुक नहीं सकी, वह गुनगुनाती रही और पीछे की ओर पलटती रही। उसका चेहरा और भी लाल होता जा रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उस गीत में 100 गाने थे। पुस्तिका में वास्तव में सभी उच्च गुणवत्ता वाले गीत थे। 100 प्राचीन गीत अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। किंग जुआन जो पिछले कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहा था, उत्साहित क्यों नहीं हो सकता था? बड़ी मुश्किल से किंग जुआन अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने में कामयाब हुआ। किंग जुआन ने पहले ही इस समस्या के बारे में सोच लिया था और वह यह थी कि आखिर इस पुस्तिका को यहाँ किसने रखा। किंग जुआन के दिमाग में सबसे पहले उसका मैनेजर आया। आखिरकार उसने ही उसे अच्छे गाने इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा था। लेकिन किंग जुआन को थोड़ा शक भी था क्योंकि भले ही उसका मैनेजर अच्छे गाने इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उसके लिए एक बार में इतने सारे गाने इकट्ठा करना असंभव था। आखिरकार यहाँ हर गाना अगर वह उन्हें बाहर लाता तो क्या वे सभी एक ही जगह पर होते? क्लासिक स्तर पर और पूरे बाजार में एक वर्ष में 5 से अधिक क्लासिक गाने नहीं आएंगे। एपिसोड 1202। हालांकि भले ही उसे लगा कि यह उसके अपने मैनेजर द्वारा नहीं किया गया था, फिर भी किंग जुआन ने फोन करके अपने मैनेजर से पूछा कि क्या वह कल रात उसके कमरे में आया था। साथ ही उसने किंग जुआन को यह भी सलाह दी कि वह ज्यादा चिंतित न हो, उसे वह गाना मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन उसने पहले ही कुछ मशहूर संगीतकारों से संपर्क कर लिया था और उसे विश्वास था कि जल्द ही किंग जुआन के सामने एक अच्छा गाना रखा जाएगा। किंग जुआन ने उसे फोन पर जवाब दिया और अपने मैनेजर के साथ बातचीत खत्म कर दी। उसने खुद से कहा, यह वास्तव में वह नहीं थी, फिर कौन है? हालांकि उसका मैनेजर एक गीत की तलाश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अभी तक वह नहीं मिला है। फिर यह पुस्तिका उसके द्वारा नहीं लाई गई थी और वह नहीं चाहती थी कि ज्यादातर लोग इस जगह में प्रवेश करें। निवास के बाहर अंगरक्षक भी थे, इसलिए आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या यह वे लोग हो सकते हैं? किंग जुआन ने अपने पीछे खड़े लोगों के बारे में सोचा। उसे संदेह था, लेकिन फिर भी उसने पुष्टि करने के लिए फोन करने का फैसला किया। उन लोगों ने सिर्फ इतना स्वीकार किया कि वे पहले भी किंग जुआन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने गाने के बारे में कुछ नहीं बताया। ये वो नहीं थे। कौन था?
दो संदिग्ध विकल्पों को हटा देने के बाद किंग जुआन ने अपने संदेह को पूरी तरह से छोड़ दिया था। हालांकि यह पुस्तिका संभवतः हवा से प्रकट नहीं हो सकती थी, इसे निश्चित रूप से किसी ने यहाँ रखा था और उस व्यक्ति को उसके साथ दयालु व्यवहार करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा पक्ष चुपके से अंदर नहीं आता और उसे छूता नहीं, इसके बजाय उसने इस पुस्तिका को अपने पास रख लिया था। यह व्यक्ति कौन है? वास्तव में आपके पास इतनी महान क्षमता है। किंग जुआन ने संदेह से सोचा, चाहे वह यह तथ्य हो कि दूसरा पक्ष इस कमरे में बिना किसी की जानकारी के आ गया या पुस्तिका पर लिखे गए क्लासिक गाने, यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था। स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने इन अजीब शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? किंग जुआन ने सोचा, अगर वह उसकी मदद करना चाहता था तो उसे सीधे उस भाषा का इस्तेमाल करना होगा जिसे वह पहचानता हो। वह काफी सारी भाषाएं जानता था, लेकिन वह इस पुस्तिका में लिखी भाषा को नहीं समझ पाएगा। हालांकि उसे लगा कि वह इस मामले की गुप्त रूप से जांच कर रही है। जहां तक पुस्तिका के मामले की बात है, किंग जुआन ने सभी को बताने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि दूसरे पक्ष ने इसे बिना किसी की जानकारी के यहाँ रखा था और इसे सामान्य चैनलों के माध्यम से उसे नहीं दिया था। यह स्पष्ट था कि वे नहीं चाहते थे कि यह मामला बहुत से लोगों को पता चले, इसलिए किंग जुआन ने जल्दी से पुस्तिका से कुछ गाने चुने और उस पर बोलों की नकल की। उसके बाद उसने इसे अपने सहायक को दे दिया ताकि वह इसे अनुवाद करने में मदद कर सके। उसने जो शब्द पहचाने वे शब्द उसके कानों में पड़े। हालांकि इस काम में थोड़ा समय और मेहनत लगेगी, लेकिन यह बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए किंग जुआन बहुत चिंतित नहीं था। सहायक को निर्देश देने के बाद किंग जुआन ने छोटी पुस्तिका निकाली और एक बार फिर से खाली नजरों से देखा। उसने कुछ ही समय में इतने सारे क्लासिक गाने प्राप्त कर लिए थे और अब उसे अपना खुद का गाना बनाने की जल्दी नहीं थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही पूरी तरह से छोटी पुस्तिका में व्यस्त था। वह सोचती रही कि वह व्यक्ति कौन था और यह जानने के बाद कि वह मुसीबत में है, चुपचाप उसकी मदद की और क्यों दूसरा पक्ष उसे बताने के लिए सामने आने को तैयार नहीं था। बेशक किंग जुआन को भी एहसास हुआ कि वह छोटी किताब जो उसने पहले मेज पर रखी थी गायब हो गई थी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। छोटी किताब में केवल रिकॉर्ड किया गया था कुछ क्लासिक गाने जो बाजार में थे और कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं थी। हालांकि किंग जुआन ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय आदमी ने पुस्तिका को छीन लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रहस्यमय आदमी ने पुस्तिका को क्यों छीन लिया। तुम कौन हो? तुम खुद को दिखाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? किंग जुआन मेज पर लेटा हुआ था, अपने हाथों में छोटी सी किताब को घूर रहा था और अपने दिल में संदिग्ध रूप से सोच रहा था। किंग जुआन जानता था कि इस समय के दौरान वह शायद इस समस्या से परेशान होगा। वे जहां भी थीं वे अभी भी ध्यान का केंद्र थीं। हालांकि इस बार हुआंग फेंग के आसपास सुंदरियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, कम हो गया और पिछली रात की तरह अतिरंजित नहीं था। 4 सुंदरियों ने अद्वितीय विशेषताओं के साथ उसे घेर लिया था, जिससे वह कई नजरों का केंद्र बन गया। बेशक महिलाओं की आंखें ज्यादातर संदेह से भरी थीं, जबकि पुरुषों की आंखें ज्यादातर ईर्ष्या से भरी थीं, क्योंकि वे सभी हुआंग फेंग की पहचान को बदलना चाहते थे। वे सभी इतनी सारी सुंदरियों से घिरे रहना चाहते थे। हुआंग फेंग को इन नजरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ये नजरें पिछली रात जितनी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थीं, इसलिए वह इसे स्वीकार कर सकता था। इसके अलावा उसकी अपनी बहन 2 दिन में जाने वाली थी और यहाँ आना दुर्लभ था, इसलिए चाहे जो भी हो उसे साथ लेकर आना था ताकि वह अच्छा समय बिता सके। इस प्रकार अगले 2 दिनों में हुआंग फेंग ने कुछ और नहीं किया, बल्कि हुआंग तिंगटिंग और अन्य लोगों के साथ रहा। जियांग प्रांत के आसपास के दौरे पर लड़कियों, बेशक उसने काफी चीजें खरीदीं क्योंकि वह अमीर हो गया था। वह अपने आसपास के लोगों के लिए कंजूस नहीं था और यहाँ तक कि मेंग मेंग और वेन वेन ने भी उसे काफी चीजें दी। भाई, हमने इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, हम उन्हें कल वापस कैसे लाएंगे?
उस रात हुआंग टिंगटिंग ने अपने कमरे में पहाड़ जैसे उपहार को देखा और थोड़ी परेशानी के साथ हुआंग फेंग से कहा, यह सही है बड़े भाई हुआंग, आपने हमारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। मेंग मेंग ने कहा, कोई बात नहीं, आप कल खाली हाथ वापस जा सकते हैं, मैं इन्हें वापस भेजने में आपकी मदद करूंगा। वास्तव में अगर वह अपनी ताकत या अपनी खुद की सस्पेंडेड स्पोर्ट्स कार दिखाने को तैयार होता तो ये चीजें उन तक बहुत जल्दी पहुंच सकती थीं। हालांकि हुआंग फेंग को लगा कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए उसने इसे भेजने का फैसला किया। हाँ, यहाँ कुरियर भी है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेंग मेंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, धन्यवाद बड़े भाई हुआंग। वेन वेन ने आज्ञाकारी ढंग से हुआंग फेंग को धन्यवाद दिया। हुआंग टिंगटिंग और मेंग मेंग जो उसके व्यक्तित्व से परिचित थे थोड़ा हैरान थे, क्योंकि वेन वेन आमतौर पर ऐसी नहीं थी। धन्यवाद बड़े भाई हुआंग, मेंग मेंग ने तुरंत कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी टिंगटिंग के दोस्त हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हुआंग फेंग ने बेपरवाही से कहा, ठीक है चलो नीचे चलते हैं, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, रात के खाने का समय हो गया है। हाँ, उसके बाद वे हुआंग फेंग के पीछे नीचे चले गए। एपिसोड 1203। थोड़ी देर बाद सुयुमो और बाकी लोग भी एक के बाद एक वापस आ गए, यहाँ तक कि टैन यिंग भी आ गई थी, क्योंकि कल सुबह हुआंग टिंगटिंग और बाकी लोग वापस आएंगे, इसलिए आज रात का खाना उन्हें विदा करने के तौर पर माना जा सकता था। बैठो, हुआंग फेंग ने कहा, आज रात हम थोड़ी शराब पिएंगे। हालांकि तुम तीनों लड़कियां जो अभी भी स्कूल में हैं, उन्हें थोड़ी शराब पीने की जरूरत है, मैं भी कुछ शराब पीना चाहूंगा। हुआंग टिंगटिंग ने हुआंग फेंग से कहा, नहीं, शराब पीने से पहले विश्वविद्यालय जाने तक प्रतीक्षा करो। हुआंग फेंग ने कहा, बस थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, हमारे सहपाठी आमतौर पर बहुत ज्यादा रेड वाइन पीते हैं, इसलिए थोड़ा पीना ठीक है। हुआंग टिंगटिंग ने कहा, इसके अलावा मैं वादा करता हूँ कि मैं आज तुम्हारे साथ पीऊंगा, वापस आने के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं शराब की एक भी बूंद नहीं छूऊंगा। यह सही है बड़े भाई हुआंग, हम कल चले जाएंगे, इसलिए चलो आज ही कुछ पीकर माहौल को खुशनुमा बना ले। मेंग मेंग ने कहा, हुआंग फेंग, उन्हें कम पीने को देना ठीक है, यह तब तक ठीक है जब तक वे बहुत अधिक नहीं पीते। सुयुमो ने कहा, ठीक है, तो हुआंग फेंग ने अंत में सहमति जताई। वैसे भी वह अभी भी यहाँ था, जब तक छोटी लड़कियां बहुत ज्यादा शराब नहीं पीती तब तक सब ठीक रहेगा। हाँ, हुआंग टिंगटिंग और अन्य लोग खुशी से चिल्लाए। हुआंग फेंग मूल रूप से बियर पीना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद सभी लड़कियां रेड वाइन पी रही थीं, इसलिए वह भी उनके पीछे चला गया और उसने भी रेड वाइन पी ली। तो यह रेड वाइन का स्वाद है। हुआंग टिंगटिंग ने रेड वाइन का एक घूंट लेने के बाद कहा, हालांकि हुआंग फेंग की रेड वाइन की कीमत सबसे ऊपर नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से खराब नहीं थी। याद रखो, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें इसे पीने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है? अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो इसे पीने से पहले विश्वविद्यालय में आने तक प्रतीक्षा करो। हुआंग फेंग ने चिंतित होकर फिर से चेतावनी दी, समझ गया भाई, तुम बहुत लंबी बातें कर रहे हो। हुआंग टिंगटिंग ने कहा, है तुम छोटी लड़की, तुम वास्तव में यह कहने की हिम्मत करती हो कि मैं बहुत लंबी बातें करता हूँ? हुआंग फेंग ने कहा, हुआंग फेंग, आज तुम बहुत लंबी बातें कर रहे हो। टिंगटिंग एक बड़ी लड़की है, तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता है कि क्या करना है न? टिंगटिंग। सुयुमो ने हुआंग टिंगटिंग की ओर देखते हुए कहा, हम भाभी सही कह रही हैं भाई, हमेशा मेरे साथ ऐसे व्यवहार मत करो जैसे मैं बच्चा हूँ। हुआंग टिंगटिंग ने कहा। हुआंग टिंगटिंग का नाम भाभी सुनकर सुयुमो शर्मा गया, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में बहुत खुश था। आखिरकार इसका मतलब था कि उसे कम से कम हुआंग टिंगटिंग की स्वीकृति तो मिल गई थी, और हुआंग टिंगटिंग हुआंग फेंग की छोटी बहन और उसका परिवार था, इसलिए उसका दर्जा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण सुयुमो निश्चित रूप से खुश था। तुम्हें बस चापलूसी ही आती है, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते
हुए कहा। हालांकि यह देखकर कि उसकी छोटी बहन सुयुमो के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रही है, हुआंग फेंग को अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। सभी लोग खुशी खुशी अपना खाना खा रहे थे, लेकिन हुआंग फेंग के अलावा बाकी लड़कियां थोड़ी ज्यादा खुश लग रही थीं। एक कारण यह था कि उनकी शराब की क्षमता हुआंग फेंग जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए पूरी शराब पीने के बाद उन्हें यह भी पता था कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा शराब पीने पर किसी दुर्घटना के होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ शराब पीने का फैसला किया। हुआंग फेंग नशे में नहीं था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ नशे में था, इसलिए हुआंग फेंग ने शराब को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी क्यूई का उपयोग नहीं किया और इस तरह पीना उबाऊ होगा, इसलिए अंत में उसे भी लगा कि वह नशे में है। हुआंग तिंगटिंग और बाकी दो लड़कियां अब और भी ज्यादा नशे में थीं। शराब के प्रति उनकी सहनशीलता पहले से ही सबसे कम थी और यह उनका पहली बार शराब पीना था, इसलिए वे टेबल पर लेट गईं। सौभाग्य से हुआंग फेंग की शराब खराब नहीं थी और जब वे अगले दिन उठे तो उन्हें बहुत असहज महसूस नहीं हुआ। हुआंग फेंग ने बाई शियाओरो से, जो सबसे ज्यादा शांत थी, कहा कि वह बाकी लोगों का ख्याल रखे, जबकि उसने टैन यिंग को वापस भेज दिया क्योंकि वह शराब पी रहा था। हुआंग फेंग ने कार खुद नहीं चलाई बल्कि खुद ही गाड़ी चलाई। हालांकि हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा सोच रहा था। टैन यिंग पहले से ही नशे में था, भले ही उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ नहीं रखा हो, टैन यिंग को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अजीब। हुआंग फेंग, क्या तुम जानते हो, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करती हूँ, गाड़ी में टैन यिंग ने अचानक कहा। हुआंग फेंग, 46 क्या? तुमने अभी क्या कहा? हुआंग फेंग का दिमाग भी बहुत साफ नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह टैन यिंग ने अभी क्या कहा यह मैंने नहीं सुना। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, टैन यिंग जोर से चिल्लाई। जब से तुमने पहली बार खाना बनाने में मेरी मदद की थी, मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? टैन यिंग ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही चकित थीं। वह हुआंग फेंग की दिशा में देख रहा था। यह कहना मुश्किल था कि क्या वह कुछ देख रहा था स्पष्ट रूप से। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? लेकिन हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, हुआंग फेंग ने थोड़ा नशे में कहा। इसका समय से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ, टैन यिंग ने जोर देकर कहा। एनोरेक्सिया की वजह से टैन यिंग पिछले कुछ सालों से बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं थी, विपरीत लिंग के लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। इन कुछ सालों में अपने माता पिता के अलावा हुआंग फेंग ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे उसका विपरीत लिंग से संपर्क था। मूल रूप से टैन यिंग को विपरीत लिंग के साथ संपर्क का कुछ हद तक विरोध करना चाहिए था। हालांकि जिस क्षण उसने हुआंग फेंग को देखा, वह उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसकी फीकी लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान से मोहित हो गई। एक पुरुष जब किसी महिला को देखता है तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, और एक महिला जब किसी पुरुष को देखती है तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। इससे पहले हुआंग फेंग के उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल ने तान यिंग की भूख में भी काफी सुधार किया था, जिसने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। इसने उसके दिल में हुआंग फेंग के वजन और स्थान पर और अधिक जोर दिया था और हुआंग फेंग के प्रति उसकी भावना और भी अधिक बढ़ गई थी। यदि यह एक सामान्य स्थिति होती तो तान यिंग ने हुआंग फेंग से ये शब्द नहीं कहे होते। बात सिर्फ इतनी थी कि वह अब नशे में थी। इसके अलावा उसने कई वर्षों से बाहरी दुनिया के साथ बातचीत नहीं की थी। उसका पूरा शरीर बहुत सरल था और उसमें ज्यादा चतुराई नहीं थी। इस प्रकार नशे की हालत में उसने तुरंत अपने दिल की गहराई से शब्दों को कह दिया और यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छिपाया। हुआंग फेंग पहले से ही टैन यिंग की बातों से बहुत हैरान था। आखिरकार उसके विचार में वह और टैन यिंग एक दूसरे को लंबे
समय से नहीं जानते थे और उन दोनों को यह भी समझ में नहीं आया कि टैन यिंग उसके लिए नहीं गिरेगी और इस समय कार अचानक मुड़ गई और टैन यिंग जो बिना तैयारी के थी सीधे हुआंग फेंग की गोद में लेट गई। उसका चेहरा संयोग से हुआंग फेंग के पैरों के बीच छू गया। यह केवल इस क्षण था कि हुआंग फेंग को एहसास हुआ टैन यिंग ने कार पर चढ़ने के बाद अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और वह इसके बारे में भूल गया था। एपिसोड 1204 तान यिंग के हाथ ने संयोगवश हुआंग फेंग के शरीर के एक निश्चित हिस्से को छू लिया था जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई और साथ ही उसे बहुत आराम भी महसूस हुआ। टैन यिंग ने भी हुआंग फेंग की प्रतिक्रिया देखी थी। शुरुआत में उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था लेकिन आखिरकार वह एक वयस्क थी। हालांकि उसने कुछ सालों से बाहरी दुनिया से बातचीत नहीं की थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ भी नहीं समझती थी। अपराध स्वीकार करने और शराब के नशे में उसने न केवल उठने से मना कर दिया बल्कि उसने ऐसा जारी रखने का भी निर्णय लिया। हुआंग फेंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि टैन यिंग वास्तव में इतनी साहसी होगी। सौभाग्य से वह ऑटो पायलट मोड का उपयोग कर रहा था, अन्यथा अभी कुछ भी हो सकता था। जैसे ही हुआंग फेंग सोच रहा था कि वह एक वेयरवुल्फ में बदलने वाला था, उसे एहसास हुआ कि वे पहले से ही मास्टर टैन के घर के पास थे। टैन यिंग जल्दी से उठो, हम यहाँ हैं। हुआंग फेंग ने जल्दी से टैन यिंग की मदद की और कहा कौन जानता था कि मास्टर टैन नीचे खड़े होकर नीचे देखेंगे। अगर उन्होंने कार में जो गड़बड़ की थी उसे देखा तो वे कल उसे काटने के लिए लोगों को भी बुला सकते हैं। हम यहाँ हैं, हम कहाँ हैं? टैन यिंग अभी भी जागा नहीं था और उसका दिमाग अभी भी उलझन में था। हम मास्टर टैन के घर पर हैं, अब आप उतर सकते हैं, हुआंग फेंग ने जल्दी से कहा। उसके बाद उसने उसका हाथ हटा दिया। हालांकि उसे यहाँ की सवारी अच्छी लगी लेकिन अभी सही समय नहीं था। इस बार टैन यिंग के साथ उसके व्यवहार का कारण मुख्य रूप से यह था कि उन दोनों ने बहुत शराब पी ली थी। हालांकि टैन यिंग का समर्थन कर रही थी, फिर भी उसका पूरा अस्तित्व थोड़ा चकित था। यह देखकर हुआंग फेंग ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसे सहारा देने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। तभी टैन यिंग को होश आया। जब टैन यिंग की नींद खुली तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसने पहले ही उन चीजों के बारे में सोच लिया था जो उसने यहाँ आने के रास्ते में हुआंग फेंग के साथ की थीं। यह स्पष्ट था कि भले ही वह नशे में थी लेकिन वह एक टुकड़ा तोड़ने की हद तक नहीं पहुंची थी, और ठीक इसलिए क्योंकि उसे अभी जो हुआ था वह याद था। टैन यिंग को हुआंग फेंग का सामना करने में और भी अधिक डर लगा। मैं पहले वापस जाऊंगा। टैन यिंग ने कार का दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उसने देखने की भी हिम्मत नहीं की हुआंग फेंग पर, और उसकी घबराहट के कारण उसके कदम थोड़े गंदे हो गए। सावधान रहो, अधीर मत बनो, हुआंग फेंग उसके पीछे से चिल्लाया। लेकिन जब हुआंग फेंग चिल्लाया तो वह और भी घबरा गया और लगभग गिर पड़ा। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वह और भी तेज भागा और सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों में उसका शरीर काफी ठीक हो गया था, अन्यथा अगर वह भागना भी चाहती तो वह पहले ही भागना शुरू कर देती। क्या गड़बड़ है? हुआंग फेंग ने टैन यिंग की पीठ को देखते हुए कहा। मूल रूप से हुआंग फेंग और टैन यिंग के बीच कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन अंत में आज शराब पीने के कारण और सड़क पर एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप उन दोनों के बीच एक जटिल रिश्ता विकसित हो गया था। हुआंग फेंग को नहीं पता था कि टैन यिंग क्या सोच रही थी, न ही उसे पता था कि वह भविष्य में उसका सामना कैसे करेगा। हालांकि चूंकि मामला पहले ही सुलझ चुका था इसलिए हुआंग फेंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह टैन यिंग का चेहरा न देख ले, फिर सोचे कि इससे कैसे निपटना है। जब टैन यिंग टैन डे के घर वापस आया तो वह तुरंत अपने कमरे में चला गया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और अपना चेहरा कंबल पर रख दिया। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, टैन यिंग अपने आप से बड़बड़ाती रही।
हालांकि वह हुआंग फेंग से पहले ही अलग हो चुकी थी, फिर भी वह अभी जो हुआ उसके बारे में सोचती रही, इसलिए उसका चेहरा लाल होता रहा। उसे यह भी नहीं पता था कि वह उस समय क्या सोच रही थी, न ही उसे पता था कि वह ऐसा कदम क्यों उठाएगी। मुझे आश्चर्य है कि हुआंग फेंग अपने बारे में क्या सोचेगा, टैन यिंग ने अपने दिल में घबराहट से सोचा। अगर हुआंग फेंग ने सोचा कि वह इस वजह से एक लापरवाह व्यक्ति है, तो क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा। उसके पास अभी भी उसका पहला चुंबन था और यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ किया था। हालांकि अगर वह हुआंग फेंग को यह समझाता तो टैन यिंग को नहीं पता था कि उसे कैसे समझाना है। आखिरकार यह एक शर्मनाक मामला था और वह इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पा रहा था, चाहे वह कैसे भी समझाए। अय्या, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत चिंतित हूँ। टैन यिंग के पैर लगातार अराजक तरीके से लात मार रहे थे और वह अपने मुंह में बड़बड़ा रहा था। हालांकि उसे अभी भी इस मामले को सुलझाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा था, जहां तक हुआंग फेंग का सवाल है जो दूसरी तरफ था। हालांकि वह उतना चिंतित नहीं था जितना कि टैन यिंग। वह यह भी सोच रहा था कि टैन यिंग के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाले। जब हुआंग फेंग अपने निवास पर वापस लौटा तब तक हॉल में कोई नहीं बचा था। अब सब अपने कमरे में होंगे, यहाँ तक कि बचा हुआ खाना भी साफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार नौकरों को बुलाकर हुआंग फेंग अपने कमरे में वापस चला गया। अनाम गीत पुस्तक, इसमें प्रथम श्रेणी और उससे ऊपर के कई क्लासिक गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्रिलियंट स्टार के गायक हुआंग फेंग ने अपना चेहरा धोने और मुंह धोने के बाद स्टोरेज बॉक्स में देखा और एक छोटी सी पुस्तिका मिली जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अंदर दर्ज चीजें कुछ हद तक हुआंग फेंग द्वारा पहले से तैयार की गई चीजों के समान थीं। इससे पहले हुआंग फेंग ने स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से दूसरे ग्रह से एक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके अलावा वह अपने आयाम से क्लासिक गाने प्राप्त करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा था और साथ ही क्लासिक फिल्मों और टीवी नाटकों के लिए कुछ स्क्रिप्ट भी प्राप्त कर रहा था। इसलिए हुआंग फेंग ने कुछ गाने और स्क्रिप्ट के बदले में स्टोरेज बॉक्स का उपयोग करने के बारे में सोचा था। आखिरकार जिस स्थान पर रोबोट रह रहा था उसमें केवल कुछ ही क्लासिक गाने और स्क्रिप्ट थीं और इसका उपयोग कुछ कलाकारों को पैकेज करने के लिए किया जा सकता था। आखिरकार कुछ क्लासिक चीजें थीं जिन्हें अल रोबोट के स्पेस में क्लासिक माना जाता था, लेकिन वे वास्तविक दुनिया में काम नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों स्पेस के बीच संस्कृति और रीति रिवाजों में अंतर था। इसलिए हुआंग फेंग को अभी भी अल रोबोट द्वारा लाई गई स्क्रिप्ट और गानों में से चुनना था। इसलिए हुआंग फेंग ने स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल किसी चीज के बदले में करने के बारे में सोचा। आखिरकार अगर वह सीधे किसी चीज के बदले में कुछ लेना चाहता था तो स्टोरेज बॉक्स के अंदर की वे चीजें जिनमें संस्कृति और तकनीक शामिल थी वे सभी बहुत महंगी होंगी। और हुआंग फेंग ने जो तैयार किया था वह एक स्क्रिप्ट थी और साथ ही वास्तविक दुनिया के कुछ क्लासिक गाने भी थे। उन्हें स्टोरेज बॉक्स में रखा गया था ताकि उन्हें बदला जा सके। स्टोरेज बॉक्स की वजह से वह स्टोरेज बॉक्स द्वारा प्रतिस्थापित वस्तुओं की लिखावट को समझ सकता था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह समझ नहीं सकता था। इसलिए हुआंग फेंग ने नई प्राप्त पुस्तिका को पलटने के बाद उसे पता चल गया कि अंदर क्या लिखा था। यह पुस्तिका उस पुस्तिका से बहुत मिलती जुलती थी जिसे उसने खुद तैयार किया था। यह कुछ क्लासिक गानों का रिकॉर्ड था। कुल मिलाकर उनमें से कम 100 थे। हुआंग फेंग के लिए यह कम समय में उसके लिए पर्याप्त था, इसलिए यह बात वर्तमान हुआंग फेंग के लिए अभी भी बहुत उपयोगी थी। एपिसोड 1205 चमकीला सितारा। फिर से चमकते सितारे। हुआंग फेंग ने पुस्तिका के विवरण को देखा और खुद से कहा, पिछली बार मुझे जो रिकॉर्ड मिला था वह भी स्वर्गीय शानदार सितारे से है और यह पुस्तिका पहले से ही स्वर्गीय शानदार सितारे से प्राप्त दूसरी वस्तु है। अगर मुझे सही से याद है तो स्टोरेज बॉक्स अपडेट होने के बाद मुझे जो रिकॉर्ड मिला था, दूसरे शब्दों में मैं स्वर्गीय शानदार सितारे से एक और आइटम के साथ वापस टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। 8 ड्रैगन संप्रदायों की दुनिया में उसके पास टेलीपोर्ट करने के लिए एक आइटम की भी कमी थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह पहले किस
स्थान पर जाएगा ड्रैगन और 8 जनजातियों की दुनिया स्पष्ट रूप से एक शुद्ध मार्शल आर्ट की दुनिया थी। वहां ऐसे लोग थे जो हर जगह आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे और यह वर्तमान दुनिया की तुलना में बहुत दूर था। उस जगह आंतरिक शक्ति के निम्न स्तर के साथ मार्शल आर्ट की दुनिया में चलना कोई आसान बात नहीं थी और अगर हुआंग फेंग वहां विकसित होना चाहता था तो उसे आंतरिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। यहाँ मनोरंजन बहुत था और इसकी मांग भी की जा रही थी। अगर ऐसा न होता तो इतने सारे क्लासिक गाने नहीं होते जिससे यह दुनिया अपेक्षाकृत सुरक्षित होती, लेकिन विकास करना भी बहुत मुश्किल होता। आखिरकार हुआंग फेंग वहां के प्रथम राष्ट्र नहीं थे। अगर उनकी कोई विश्वसनीय पहचान नहीं होती तो यहां जीवित रहना मुश्किल होता। उदाहरण के लिए वास्तव में हुआंग फेंग अभी भी पृथ्वी के प्रथम राष्ट्र थे और धन के स्रोत के कारण दूसरों द्वारा उन पर संदेह भी किया जाएगा। लेकिन अगर हुआंग फेंग ब्रिलियंट स्टार तक पहुंच गया तो उसका विकास आम तौर पर अच्छा होगा और वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन अगर वह वास्तव में अच्छा विकसित हुआ तो दूसरों के लिए उस पर संदेह करना बहुत आसान होगा और उस समय उसकी कोई पहचान या पृष्ठभूमि नहीं होगी। लोगों के लिए उसे निशाना बनाना बहुत आसान होगा। हुआंग फेंग का मानना था कि चाहे वह कहीं भी हो उसके लाभ लोगों की नसों को प्रभावित करेंगे और लोग अपने फायदे के लिए सब कुछ करेंगे। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि यह स्पष्ट था कि हुआंग फेंग उस समय और स्थान में एक सामान्य व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। यह उसकी योजनाओं के अनुकूल नहीं था और इस वजह से हुआंग फेंग को एहसास हुआ कि इन आयामों का विकास इतना आसान नहीं था। हालांकि हुआंग फेंग ने पिछले कुछ टेलीपोर्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हुआंग फेंग इस शानदार सितारे और 8 स्वर्गीय सितारों की दुनिया से परिचित नहीं था। ड्रैगन्स खतरे से भरा था। हुआंग फेंग अभी भी कुछ हद तक आश्वस्त था कि वह सुचारू रूप से विकास कर सकें। स्टोरेज रिंग को दूर रखने के बाद हुआंग फेंग आराम करने के लिए तैयार था, लेकिन बीच में रात को हुआंग फेंग ने अचानक दरवाजों का एक सेट खुलने की आवाज सुनी। हालांकि आवाज स्पष्ट नहीं थी जोर से, लेकिन हुआंग फेंग की सुनने की क्षमता की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती थी, इसलिए वह प्रकाश ध्वनि स्पष्ट रूप से सुने। इस विला में जब हुआंग फेंग सो रहा होता था तो वह अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करता था और इसी तरह जी मेंगजियाओं के अलावा अन्य महिलाएं अपना दरवाजा बंद नहीं करती थीं। शुरुआत में सु युमो भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे डर था कि हुआंग फेंग रात में आकर उसे ढूंढ लेगा। नतीजतन बाहर के लोगों के लिए हुआंग फेंग के कमरे में घुसना बहुत आसान था। हालांकि हुआंग फेंग की आंतरिक शक्ति मजबूत थी और इस विला के साथ उसके पास कुछ मजबूत नौकर थे, इसलिए वह चुपके से हमलों से डरता नहीं था। हालांकि भले ही उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, रात में हुआंग फेंग आम तौर पर किसी और के कमरे में ही जाता था। यह पहली बार था जब कोई रात में हुआंग फेंग के कमरे में आया था। इसके अलावा यह आधी रात थी। कौन हो सकता है इतनी रात को मेरे कमरे में आया? शब्द या यह जियाओ रॉ है या म्यूजू? हुआंग फेंग भावहीन रहा और दिखावा किया कि उसने दूसरे पक्ष की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे कि वह सो रहा हो। चाहे कोई भी हो, हुआंग फेंग निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। आखिरकार हुआंग फेंग ने उन्हें पहले भी अपने कमरे में आने के लिए राजी किया था, लेकिन कोई भी इसके लिए सहमत होने को तैयार नहीं था और चूंकि दूसरे पक्ष ने आने की पहल की थी, इसलिए हुआंग फेंग निश्चित रूप से कोई कदम नहीं उठाएगा और इसके बजाय उन्हें डराकर भगा देगा। वह व्यक्ति हुआंग फेंग के बिस्तर के पास आया और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसे पक्का पता हो कि हुआंग फेंग सो गया है, और अंत में हुआंग फेंग के पास आया। उसने लाइट नहीं जलाई बल्कि हुआंग फेंग के बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा रहा, हुआंग फेंग को देखता रहा। हुआंग फेंग ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह दूसरे पक्ष को डराने से डरता था। आखिरकार किसी को अपने कमरे में आने की पहल करना आसान नहीं था और चूंकि दूसरा पक्ष प्रकाश पर स्विच नहीं करना चाहता था, इसलिए हुआंग फेंग स्वाभाविक रूप से इस मामले को मजबूर नहीं करेगा। जो व्यक्ति अंदर आया था वह
कुछ देर तक हुआंग फेंग के बिस्तर के पास खड़ा रहा। अचानक वह हुआंग फेंग के शरीर पर लेट गया और उसके शरीर को छुआ। ऐसा नहीं था कि उसे पहले कभी इस तरह के व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा था, और ऐसा भी नहीं था कि उसने पहले कभी इस तरह के अनुरोध नहीं किए थे। हालांकि न तो सुयुमो और न ही बाई शियाओरो ने ऐसा किया था। उन्होंने इस पर सहमति जताई और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज उन्हें यह प्राप्त होगा। अंत में दूसरे पक्ष ने हुआंग फेंग के घर से निकलने से पहले उसके चेहरे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। कमरे में शुरू से अंत तक दूसरे पक्ष ने एक भी शब्द नहीं कहा, न ही उनके बीच कोई बातचीत हुई। उसे जगाने का इरादा यह सिर्फ इतना था कि दूसरे पक्ष को यह नहीं पता था कि हुआंग फेंग हमेशा स्पष्ट रहा था। उसकी सारी इंद्रियां तेज थीं, लेकिन वह लापरवाही से चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और चूंकि दूसरे पक्ष ने लाइट नहीं जलाई और उसे आवाज नहीं दी, इसका मतलब था कि वह क्षमा करें। यदि वह अचानक जाग जाए तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा और दोबारा आने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन यह कौन है? हुआंग फेंग ने अपने दिल में सोचा, क्योंकि उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी पहले और दूसरे पक्ष के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। हुआंग फेंग बहुत अंत तक पता नहीं दूसरा पक्ष कौन था। यह सवाल हमेशा हुआंग फेंग के मन में रहता था। दिमाग इससे हुआंग फेंग के दिल में कुछ अजीब सी भावना पैदा हुई। उसने एक एक करके अपने से जुड़े सभी लोगों की जांच की, लेकिन पाया कि दूसरे पक्ष ने उसे जो भावना दी थी वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग थी। इससे हुआंग फेंग और भी संदिग्ध हो गया। हालांकि यह स्पष्ट था कि अब कोई भी हुआंग फेंग को उसके दिल में मौजूद संदेह को दूर करने में मदद नहीं कर सकता था। वह केवल अपने दिल में मौजूद संदेह को दबा सकता था और धीरे धीरे खुद ही देख और समझ सकता था। हालांकि संदेह करने लायक लक्ष्य केवल कुछ ही थे और हुआंग फेंग को लगा कि उसे अभी भी पता होना चाहिए कि दूसरा पक्ष कौन था। एपिसोड 1206। अगली सुबह जब हुआंग फेंग उठा तो वह पूरी तरह से तरोताजा और ऊर्जा से भरा हुआ था। पिछली रात की घटनाओं ने उसके दिमाग में एक ताज़ा स्वाद छोड़ दिया था, लेकिन वह संदेह से भी भरा हुआ था और दूसरे पक्ष की पहचान का अनुमान लगा रहा था। हालांकि वह बारीकियों को नहीं जानता था। हुआंग फेंग को लगा कि वहां केवल 3 लोग थे, या तो सुयुमो या बाई शियाओरो या यहाँ तक कि तांग मुक्सु, कोई और नहीं होगा। हालांकि वह जी मेंगजियाओ को चिढ़ा रहा था। यह स्पष्ट था कि दूसरी पार्टी रात में उसके कमरे में नहीं घुसी थी, और अगर वह उसके कमरे में चला जाए तो बेहतर होगा। इसलिए हुआंग फेंग को लगा कि यह तीनों में से एक होना चाहिए। शायद यह उसके और उसकी छोटी बहन और अन्य लोगों के कुछ दिनों के लिए वहां रहने की वजह से था, इसलिए उसके लिए उनके कमरे में जाना अच्छा नहीं होगा। सुप्रभात। जब हुआंग फेंग कमरे से बाहर निकला तो संयोगवश उसकी मुलाकात काओ वेनवेन से फिर हुई। जब काओ वेनवेन ने हुआंग फेंग को देखा तो वह चौंक गई। उसके चेहरे पर नींद तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने हुआंग फेंग को देखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय सीढ़ियों से नीचे गिर गई। क्या बकवास है? क्या मैं इतना डरावना हूँ? हुआंग फेंग ने काओ वेनवेन की घबराई हुई पीठ को देखते हुए सोचा। हालांकि हुआंग फेंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सोचा कि बच्चे शर्मीले होंगे, क्योंकि जब वे दोनों सुबह मिले तो काओ वेनवेन भी इतना शर्मीला था। जल्द ही सभी लोग नीचे आ गए और एक साथ नाश्ता करने लगे। रात के खाने के बाद मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा, हुआंग फेंग ने सुयुमो और अन्य लोगों से कहा। चलो हम भी चलें, सुयुमो ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ, बस अपने कामों पर ध्यान दो, हुआंग फेंग ने कहा। चूंकि यह सिर्फ उन्हें विदा करना था, इसलिए हुआंग फेंग को सभी को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर उसकी अपनी बहन जियांग प्रीफेक्चर यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास कर लेती तो सभी बहुत जल्द फिर से मिलते। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि हुआंग फेंग इस समय नए साल के लिए किसी को वापस लाने की योजना बना रहा था। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ, बस अपने कामों पर ध्यान दो, हुआंग फेंग ने कहा। चूंकि यह सिर्फ उन्हें विदा करना था, इसलिए हुआंग फेंग को सभी को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर उसकी अपनी बहन जियांग प्रीफेक्चर यूनिवर्सिटी
सिटी की परीक्षा पास कर लेती तो सभी बहुत जल्द फिर से मिलते। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि हुआंग फेंग इस समय नए साल के लिए किसी को वापस लाने की योजना बना रहा था। ठीक है, सुयुमो ने कहा। फिर हुआंग तिंगटिंग और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, यदि आपके पास समय है तो आएं और खेलें। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं परीक्षा के बाद गर्मियों में यहाँ आना चाहता हूँ, हुआंग तिंगटिंग ने कहा। किसी भी समय, सुयुमो ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अन्य दो महिलाओं से कहा, हम आप दोनों का फिर से आने का स्वागत करते हैं। बेशक बड़ी बहन युमो, अगर आपने मुझे आमंत्रित नहीं भी किया होता तो भी मैं बेशर्मी से आकर खेलता। मेन मेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आह ठीक है, काओ वेन वेन ने विचलित होकर कहा। वेन वेन क्या हुआ? क्या तुमने कल रात ठीक से आराम नहीं किया? मेंग मेंग ने हैरान होकर पूछा। उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि वेन वेन आज अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं लग रहा था। नहीं नहीं काओ वेन वेन ने जल्दी से कहा। हालांकि हुआंग फेंग ने महसूस किया कि जब वह ये शब्द कह रही थी तो उसने चुपके से उसकी ओर देखा था। बेशक यह एक भ्रम भी हो सकता है। सुयुमो और अन्य लड़कियां काम पर चली गईं, जबकि हुआंग तिंगटिंग और अन्य लड़कियों ने कल रात जो सामान पैक किया था उसे उठाया और हुआंग फेंग के पीछे गाड़ी में बैठ गईं। इस बार समय बहुत कम है, मैं आप लोगों को मौजमस्ती करने के लिए नहीं लाया हूं, लेकिन जब आप अगली बार आएंगे तो मैं आप लोगों को एक अच्छे दौरे पर ले जाऊंगा। कार में बैठे हुए हुआंग फेंग ने कहा, यह पहले से ही बहुत अच्छा है, धन्यवाद बड़े भाई हुआंग, हम पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश हैं। मैंने कहा। फिर वेन वेन की ओर देखा और कहा, वेन वेन आपको क्या लगता है? हाँ, जब से वेन वेन गाड़ी पर चढ़ा उसने अपना सिर नीचे रखा और हुआंग फेंग को उसी तरह देखने की हिम्मत नहीं की। वेन वेन तुम्हें क्या हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम बहुत बेचैन हो गई हो। सुबह उठे क्या आप बिग ब्रदर हुआंग को छोड़ना नहीं चाहते थे? मेंग में मजाक किया। हुआंग फेंग ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। आमतौर पर मेंग मेंग हमेशा बोल्ड रहती थी जब वह बोलते थे और उन्हें मजाक करना पसंद था। नहीं नहीं, वेन वेन ने तुरंत कहा, बस इतना है कि मैं इतनी अच्छी जगह को अचानक छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मैं भी, मेंग मेंग ने कहा। बेशक मैं भी बड़े भाई हुआंग तिंगटिंग से अलग नहीं हो सकती। हमारे पिछले समझौते को मत भूलना। आपके पास और क्या सौदे हैं? हुआंग फेंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, हुआंग तिंगटिंग ने जल्दी से कहा। फिर उसने मेंग मेंग की ओर देखा और कहा, अभी चुप हो जाओ अन्यथा हमारा पिछला समझौता रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी, मेंग मेंग ने तुरंत कहा। हुआंग फेंग मन ही मन मुस्कुराया, यह सोचकर कि यह कुछ छोटी लड़कियों के बीच का रहस्य था, इसलिए उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जल्द ही वे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। हुआंग फेंग चिंतित था और उसने उन्हें कुछ और निर्देश दिए, लेकिन जाने से पहले काओ वेनवेन ने अचानक हिम्मत जुटाई और हुआंग फेंग से कहा, क्या मैं जाने से पहले थोड़ी देर के लिए आपको गले लगा सकता हूँ? हुआंग फेंग थोड़ा स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके दिल में मेंग मेंग और वेन वेन टिंगटिंग के समान ही थे, दोनों उसकी बहनें थीं जरूर। हुआंग फेंग ने हंसते हुए अपनी बाहें खोलीं और खुद को हुआंग फेंग की बाहों में फेंक दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हुआंग फेंग ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे लगा कि उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ है। यह गले मिलना भाई बहनों के बीच गले मिलने जैसा नहीं था, इसलिए हुआंग फेंग को थोड़ा अजीब लगा। बड़े भाई हुआंग, क्या तुम मेरे जाने के बाद मुझे याद रखोगे? काओ वेन वेन की कुछ कमजोर आवाज निकली। मैं इसे याद रखूंगा। वेन वेन बहुत सुंदर और प्यारी है, निश्चित रूप से मैं इसे याद रखूंगा, हुआंग फेंग ने कहा। क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी? मैं करूंगा। हुआंग फेंग के दिल में अजीबपन और भी भारी हो गया। इस तरह की बातचीत भी भाई बहन के बीच की बातचीत जैसी नहीं लग रही थी। हाँ, मुझे भी बिग ब्रदर हुआंग की याद आएगी, मैं हर दिन इसके बारे में सोचता हूँ, काओ वेनवेन ने कहा। हुआंग फेंग इतना शर्मिंदा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लगा कि काओ वेनवेन उससे
अलग दिख रहा था और यह सौभाग्य की बात थी कि इस समय मेंग मेंग की उपस्थिति ने अजीबोगरीब स्थिति को हल कर दिया। वेन वेन, तुमने इतने लंबे समय तक गले लगाया है, अब मेरा भी समय है। अपने अच्छे दोस्त की बातें सुनकर काओ वेन वेन ने तुरंत हुआंग फेंग का आलिंगन छोड़ दिया और सीधे कार में बैठ गई, मानो वह हुआंग फेंग को डरते हुए देख रही हो। बड़े भाई हुआंग मेंग मेंग को भी आपकी याद आएगी, मेंग मेंग ने हुआंग फेंग को गले लगाते हुए कहा। लेकिन इस बार हुआंग फेंग को लगा कि यह ज्यादा स्वाभाविक है। उसने मेंग मेंग की पीठ थपथपाई और कहा, मुझे भी हमारी प्यारी मेंग मेंग की याद आएगी। मेंग मेंग के गले लगने के बाद ही हुआंग टिंगटिंग को अपने भाई को गले लगाने का मौका मिला। इस कारण से उसने थोड़ी देर के लिए शिकायत भी की कि उसे अपने भाई को गले लगाने का मौका अंत में ही मिला। ठीक है, अच्छा रहो, मैं नए साल के बाद वापस जाऊंगा, हुआंग फेंग ने उसे दिलासा दिया। वापस आने के बाद तुम्हें गंभीरता से अध्ययन करना होगा, समझी? समझ गया भाई, चिंता मत करो, मैं जियांग प्रीफेक्चर यूनिवर्सिटी की परीक्षा जरूर पास कर लूंगा, हुआंग टिंगटिंग ने वादा किया। भाई, नए साल में तुम हे वापस जाना ही होगा, नहीं तो मेरे माता पिता को मुझ पर कुछ बुरा करने का आरोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से वापस जाऊंगा, हुआंग फेंग ने वादा किया। एपिसोड 1207। हुआंग फेंग ने अपनी बहन और उसकी सहपाठी को बस में जाते हुए देखा। वह यह भी देख सकता था कि बस पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी और तीनों छोटी लड़कियां अभी भी उसे देखकर हाथ हिला रही थीं। जब तक कि वह उनकी छायाएं नहीं देख पाया, तभी हुआंग फेंग ने मुड़कर जाना चाहा। दूसरी तरफ तीनों महिलाएं भी इस समय सिर्फ बैठी थीं। उसके बाद मेंग मेंग ने वेन वेन की तरफ देखा, जो उसके बगल में जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ खड़ी थी। वेन वेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज अजीब व्यवहार कर रही हो, क्या वहाँ है? काओ वेन वेन ने कहा। बेशक, मैंने कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं बता सकती, लेकिन आज सुबह से तुम थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो, जैसे कि तुम अभी भी बेहोश हो और तुम्हारा ध्यान भटकना आसान है। इसके अलावा मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से तुम बड़े भाई हुआंग को देखती हो वह भी थोड़ा अजीब है। इसमें इतनी अजीब बात क्या है? तुमने खुद ही गलत अनुमान लगा लिया, काओ वेन वेन ने कहा। फिर वह अपनी सीट के पीछे झुक गई और अपनी आंखें बंद करके बोली, ठीक है, मैं थोड़ी थक गई हूँ। वे तीनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इस प्रकार वह आसानी से वेन वेन की असामान्यता का पता लगाने में सक्षम थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसका कारण बताने को तैयार नहीं थी और मेंग मेंग के पास आगे पूछने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक सकती थी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर सकती थी। काओ वेन वेन ने चुपके से अपनी आंखें खोलीं और मेंग मेंग को देखा, जो उसके बगल में था। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने भी आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसने फिर चुपके से राहत की सांस ली और एक जटिल नजर के साथ उसका मन पिछली रात के बारे में सोचता रहा। जितना ज्यादा वह पिछली रात के बारे में सोचता, काओ वेन वेन उतना ही ज्यादा शर्मिला होता जाता और उसका चेहरा लाल होता जाता। एक कहावत थी कि मेंग मेंग पहले भी गलत नहीं था। पिछली रात वेन वेन ने वाकई नींद खो दी थी और कल रात बहुत देर तक सोया था। वह पूरी रात बहुत देर तक सोया भी नहीं था। हालांकि काओ वेन वेन को नींद न आने का कारण किसी और को नहीं पता था और काओ वेन वेन ने भी दूसरों को बताने की योजना नहीं बनाई थी। यह उसका रहस्य था और वह किसी और को बताना नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, काओ वेन वेन को भी धीरे धीरे थकान महसूस होने लगी। कुछ ही देर बाद वह गिर गया, सो भी गया। दूसरी तरफ हुआंग फेंग ने अपनी बहन को विदा करने के बाद एक हवाई जहाज का टिकट बुक किया। इंटरनेट और कल देश छोड़कर चले जाना। वास्तव में अगर उसकी बहन अचानक नहीं आती तो वह पहले से ही विदेश में होगा। हालांकि यह स्पष्ट था
कि हुआंग फेंग के दिल में उसकी अपनी बहन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थी और देश छोड़ने से एक दिन पहले हुआंग फेंग ने अपने खुद के कारोबार से जुड़े कुछ मामलों का ध्यान रखा। अभी उसके हर कारोबार के प्रभारी लोग थे, लेकिन दिशा के मामले में उन्हें नियंत्रित करना अभी भी उसके ऊपर था। हालांकि इस दिन हुआंग फेंग के दिमाग में कल रात जो कुछ हुआ था वह बहुत पहले से याद था और यह भी सोच रहा था कि दूसरा पक्ष कौन था। इस मामले के बारे में सोचते हुए हुआंग फेंग काओ वेनवेन के बारे में भी सोचेगा, जिसने उसे आज उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे यह भी लगा कि यह थोड़ा अजीब था, खासकर जब वे आखिरी समय पर जा रहे थे। उसके शब्दों और कार्यों ने हुआंग फेंग को अजीब महसूस कराया, लेकिन क्योंकि वह वास्तव में उसे समझ नहीं पाया था और इस तथ्य के साथ कि वह निकट भविष्य में काओ वेनवेन को फिर से नहीं देख पाएगा, हुआंग फेंग ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। इस अवधि के दौरान सुपेई उसका कम से कम समर्थन कर रही थी और उसका रवैया अधिक से अधिक अस्पष्ट होता जा रहा था। कभी कभी वह उसे जानबूझकर दूर धकेल देती थी और भले ही निंग वुशुआंग एक कुलीन परिवार की महिला थी जिसे दुनिया के मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतने अनुभव से गुजरने के बाद वह पहले से ही बहुत सारी मानवीय भावनाओं को समझ चुकी थी। इसलिए जिस क्षण सुपेल का रवैया बदला वह पहले से ही इसे महसूस कर सकती थी। दरअसल हुआंग फेंग सुपेई के रवैये में आए बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, या यूं कहें कि जब वह पहले ही चला गया था तो हुआंग फेंग ने पहले से ही इस दिन के बारे में सोच लिया था, क्योंकि वह उस दुनिया में जाने में असमर्थ था और पूरे समय अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ था। और क्योंकि निंग वुशुआंग एक ऐसी महिला थी जिसके पास खुद के अलावा कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वह हर दिन बहुत सारा चांदी कमाती थी। यह कहा जा सकता है कि कुछ समय बाद सुपेई अभी भी उसकी मदद करने और निंग वुशुआंग के व्यवसाय की देखभाल करने में सक्षम थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसके दिल में उसकी स्थिति धीरे धीरे कम होती गई। उस समय निंग वुशुआंग से ईर्ष्या करने वाले दो और लोग सुपेई के पास दिखाई दिए और अगर उन्होंने उसे उकसाया तो उसके प्रति सुपेल के रवैये में बदलाव को समझना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उसने सोचा था कि सुपेई अपना रवैया बदल सकती है, इसका मतलब यह नहीं था हुआंग फेंग इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वास्तव में निंग वुशुआंग की तरफ से वह वर्तमान में हुआंग फेंग के लिए बहुत पैसा कमा रहा था। बेशक हुआंग फेंग के दिल में अनगिनत लोगों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने निंग वुशुआंग को बार बार चेतावनी दी कि चूंकि सुपेई का रवैया पहले से ही धीरे धीरे बदल चुका था, बदल गया, उसे उससे सावधान रहना पड़ा। उच्च वर्ग में अधिकांश लोग हुआंग फेंग द्वारा बदले गए गुलाम थे। इस प्रकार वह धीरे धीरे और पूरी तरह से इस देश को नियंत्रित कर रहा था। और अगर कोई यह कहे कि क्या वे हुआंग फेंग को पसंद आया, यह होगा कि इस देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में की राशि खर्च किया गया पैसा बहुत ज्यादा था और हुआंग फेंग को अपनी जमा राशि का प्रवाह दिखाई दे रहा था। वह हर दिन बहुत जल्दी भाग जाता था। हालांकि वह दुकान में चीजें बेचकर कुछ पैसे कमा सकता था, वास्तविक दुनिया में वह प्रतिदिन जितनी चीजें ले जा सकता था उसकी तुलना वास्तविक दुनिया से नहीं की जा सकती थी जिस गति से वह पैसा कमा सकता था। इसलिए हुआंग फेंग के पास पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं था। इस छोटी सी अवधि में दोपहर में हुआंग फेंग को वू हाओ का फोन आया जिसमें कहा गया कि उनका काम पूरा हो गया है, सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। इसलिए वह हुआंग फेंग को पीने के लिए आमंत्रित करना चाहता था और उसे धन्यवाद देना चाहता था। हुआंग फेंग ने बार बार मना कर दिया था। अंत में वह वू हाओ को मना नहीं कर सका। अनुरोध वह पहले ही सहमत हो चुका है। रात में अच्छी तरह से तैयारी करो। वू हाओ ने फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान पहले ही गायब हो चुकी थी और वह वांग टोंगटों की ओर मुड़ा और बोला, एपिसोड 1208। ठीक है वू हाओ, इस बार धन्यवाद। अगर सब कुछ ठीक रहा
तो मैं निश्चित रूप से आपको उचित रूप से धन्यवाद दूंगा। वांग टोंगटोंग ने वू हाओ से कहा, हम सभी सहपाठी हैं। मुझे आशा है कि आपके पास परिवार के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा यह मेरे लिए बस एक छोटी सी बात है। वू हाओ ने मुस्कुराते हुए वांग टोंगटोंग से कहा, हालांकि उसकी मुस्कान ने गर्मजोशी और भयानक एहसास नहीं दिया, जिससे वांग टोंगटोंग असहज हो गया। वांग टोंगटोंग ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस मामले के लिए आपको धन्यवाद देना है। मैं पहले निकल जाऊंगा, मैं आज रात बाद में वापस आऊंगा, ठीक है। वांग टोंगटोंग के जाते हुए चेहरे को देखते हुए वू हाओ ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की और बुदबुदाया, बेवकूफ औरत। उसके बाद वू हाओ ने वांग टोंगटोंग के बारे में सोचना बंद कर दिया और हुआंग फेंग की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हुआंग फेंग के परिचय के माध्यम से जब उन्हें जियांग प्रांत के कुछ उच्च अधिकारियों के बारे में पता चला तो उन्होंने जल्दी से इन लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों और कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया और उनके परिवार के व्यवसाय को जियांग प्रांत में आगे बढ़ाने की तैयारी की। और इन लोगों के साथ उनकी बातचीत से वू हाओ ने पाया था कि ये लोग अभी भी हुआंग फेंग से थोड़ा डरते थे और उनकी बातों से उन्हें यह भी पता चला था कि हुआंग फेंग के कनेक्शन का नेटवर्क जियांग प्रांत के भीतर नहीं बल्कि प्रांत के भीतर था और प्रांत के भीतर कई मालिकों के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी थे। इस तरह जियांग प्रांत में इन लोगों को स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वू हाओ को यह भी पता चला कि हुआंग फेंग के मौजूदा वित्तीय संसाधन काफी मजबूत थे। हालांकि जियांग प्रांत में कई उद्यमों में निवेश लंबे समय तक नहीं था, लेकिन इन सभी उद्यमों की विकास गति बहुत अच्छी थी और ये सभी बड़ी क्षमता वाले उद्यम थे। हुआंग फेंग के विश्वविद्यालय के क्लास मॉनिटर के रूप में वू हाओ को हुआंग फेंग के परिवार की स्थिति के बारे में बहुत अच्छी समझ थी। हालांकि हुआंग फेंग की पारिवारिक परिस्थितियां खराब ऋण के लिए आवेदन करने के चरण में नहीं थीं, फिर भी उन्हें निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाता था। हुआंग फेंग के 1 साल के रहने का खर्च उसके 1 सप्ताह के रहने के खर्च के बराबर था, लेकिन अब हुआंग फेंग वास्तव में इतने कम समय में ऐसा परिणाम प्राप्त कर सकता है, वू हाओ को संदेह क्यों नहीं हो सकता। भले ही हुआंग फेंग में क्षमता हो, लेकिन उसके लिए जिसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इतनी जल्दी विकसित होना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा सभी हुआंग फेंग का कारोबार पिछले 6 महीने में विकसित हुआ है और रिपोर्ट के अनुसार शाओ बिंग की तरफ से जो खबर आई, हुआंग फेंग हर जगह काम कर रहा था। इससे पहले मेरे पास कोई स्थिर नौकरी भी नहीं थी। परिणामस्वरूप कुछ लोगों को संदेह था कि हुआंग फेंग को केवल इसलिए विकसित किया गया था क्योंकि उसका प्रांत के एक नेता के साथ किसी तरह का संबंध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर हुआंग फेंग की ऐसी पृष्ठभूमि होती तो उसे विश्वविद्यालय में पैसे की इतनी कमी नहीं होती और इतने लंबे समय तक उसे कोई स्थिर नौकरी नहीं मिलती। हालांकि जितना ज्यादा यह होता गया उतना ही वू हाओ को हुआंग फेंग पर शक होने लगा और वह यह समझना चाहता था कि हुआंग फेंग इतने कम समय में ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। यही कारण था कि उसने शाओ बिंग को पहले हुआंग फेंग की जांच करने का आदेश दिया था और इस बार उसने वांग टोंगटोंग की मदद करने का कारण भी यही था। इसलिए वू हाओ को भरोसा था कि वह उससे जो चाहता था वह पा सकता है। इसलिए अब उसे जो करने की जरूरत थी वह था वांग टोंगटोंग को उसके पास वापस लाने में मदद करना। इस तरह वह यह जान पाएगी कि हुआंग फेंग इतने कम समय में अमीर कैसे बन गया। उस समय उसके लिए उससे वह पाना बहुत आसान होगा जो वह उससे चाहता था। दूसरी तरफ हालांकि हुआंग फेंग की वू हाओ के बारे में धारणा अब उतनी अच्छी नहीं थी जितनी तब थी जब वह विश्वविद्यालय में था, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा पक्ष अभी भी उसका सहपाठी था विश्वविद्यालय में एक क्लास मॉनिटर। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने उसे केवल भोजन के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया था, जिसे अस्वीकार करना हुआंग फेंग के लिए अच्छा नहीं था। रात को हुआंग फेंग उस होटल में गया जहां उसने वू हाओ से मिलने का फैसला किया था।
लेकिन यहाँ उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसे वह नहीं देखना चाहता था, और वह व्यक्ति था वांग टोंगटोंग। हुआंग फेंग के मन में अब हुआंग फेंग के प्रति पहले जैसी कोई भावना नहीं रही, और इससे भी बढ़कर उसके मन में उसके प्रति झुंझलाहट थी। इस महिला के तरीकों से हुआंग फेंग बेहद दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उसके और वर्ड्स और जीव के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार जब हुआंग फेंग ने वांग टोंगटोंग को देखा तो उसने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। हुआंग फेंग यहाँ है, कृपया बैठ जाओ। वो हाओ हमेशा की तरह उत्साहित था। हुआंग फेंग को आते देख उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआंग फेंग को खींच लिया और बैठ गया। धन्यवाद, हुआंग फेंग ने कहा, मुझे धन्यवाद देने वाला मैं ही हूँ। अगर तुम्हारी मदद न होती तो मैं इतने कम समय में वह काम पूरा नहीं कर पाता जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। वो हाओ ने कहा, तो आज रात हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में न हो जाएं। आप बहुत विनम्र हैं। असल में मैंने कुछ भी नहीं किया। असल में आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह हुआंग फेंग ने कहा। उसके दिमाग में उसने केवल कुछ कॉल किए थे और वास्तव में कुछ नहीं किया था बहुत प्रयास से, इसलिए वो हाओ को इतने सारे लोगों को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बेशक वो हाओ ने वेटर से मेनू लाने को कहा, जबकि उसने हुआंग को जाने दिया। फेंग बैठ गया। फिर उसने हुआंग फेंग से कहा, मैं आज वांग टोंगटोंग से टकरा गया, इसलिए मैं उसे भोजन के लिए भी बुलाया गया। यहाँ लोगों का आना जाना बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके शब्दों ने वो हाओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ला दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग फेंग इतने सीधे सादे अंदाज में बात करेगा। हालांकि हुआंग फेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने वांग टोंगटोंग की ओर देखा और कहा, वांग टोंगटोंग, यह तुम ही थे जो स्कूल में शियायू की तलाश में गए थे और फिर वर्ड्स की तलाश में मुड़े थे, हैं न? आह, ऐसा नहीं है। वांग टोंगटोंग ने खुद को समझाना चाहा, लेकिन हुआंग फेंग ने उसे बीच में रोक दिया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं लोगों को बुलाऊंगा और उन्हें पहचानूंगा। वांग टोंगटोंग का चेहरा जम गया। इस बार यह उसकी अपनी लापरवाही थी जिसने उसे इतना लापरवाह बना दिया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वह बाहर नहीं निकलती, और उस दिन अभी भी बहुत से लोग थे जिन्होंने उसे देखा था। इसलिए अगर हुआंग फेंग ने वास्तव में लोगों को उसे पहचानने के लिए बुलाया होता तो वह बेनकाब हो जाती। हाँ, मैंने ऐसा किया। मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। क्या मेरे ऐसा करने में कुछ गलत है? वांग टोंगटोंग ने अचानक अपनी लाल आंखों से हुआंग फेंग पर चिल्लाया, मैं बस उन्हें तुमसे दूर भगाना चाहता हूँ और तुम्हारा दिल वापस लेना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए ऐसा करना गलत है? ओह, यह देखो, वास्तव में ऐसी बात है। वो हाओ ने बगल से कहा, हुआंग फेंग, तुम एक आदमी हो, उदार बनो। टोंगटोंग ने केवल इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। उसे बहुत दोष मत दो। एपिसोड 1209। वो हाओ की बातें सुनकर वांग टोंगटोंग ने उसे दुखी भाव से देखा, लेकिन हुआंग फेंग के चेहरे पर कोई सुधार नहीं आया। इसके बजाय उसने वांग टोंगटोंग से कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें फिर से उन्हें खोजने की अनुमति नहीं है। हुआंग फेंग पहले ही वांग टोंगटोंग के साथ अपना धैर्य खो चुका था। अगर इस बार कोई बड़ा नतीजा नहीं होता तो हुआंग फेंग उसे यह आखिरी चेतावनी भी नहीं देता और सीधे उस पर हमला कर देता। अल टोंगटोंग बस एक पल के लिए उलझन में थी। मुझे विश्वास है कि वह ऐसी बेवकूफी वाली बात फिर से नहीं करेगी, है न टोंगटोंग? वो हाओ अभी भी शांतिदूत की भूमिका में था। हाँ, वांग टोंगटोंग ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन अपने दिल में उसने पहले ही जू शियायू और सु युमो को कुछ बार डांटा था। यह जरूर होगा कि उन दोनों में से किसी ने हुआंग फेंग को सूचित किया होगा, जिसके कारण उसे इस तरह से डांटा गया। बस तुम रुको, जब तक मैं हुआंग फेंग को वापस नहीं ले लेता तब तक हम देखेंगे कि मैं तुम लोगों का कैसे ख्याल रखता हूँ। वांग टोंगटोंग ने अपने दिल में सोचा, ठीक है, चूंकि मामला सुलझ गया है तो
चलो बैठो, खाओ और खाओ, वू हाओ ने कहा। हुआंग फेंग ने अपने स्वामी वू हाओ को सम्मान दिया और वांग टोंगटोंग को परेशान करना जारी नहीं रखा। वास्तव में अगर वांग टोंगटोंग ने जो कुछ किया था वह बहुत आगे तक नहीं गया होता तो हुआंग फेंग ने उससे संपर्क करने की भी जहमत नहीं उठाई होती। भोजन बहुत जल्दी परोसा गया। मुझे कहना होगा कि वू हाओ ने जो शेफ चुना था वह बुरा नहीं था, यहाँ तक कि हुआंग फेंग ने भी कुछ कौर खाए। आओ हुआंग फेंग, मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ और इस बार तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। वू हाओ ने अपना वाइन कप उठाते हुए कहा, आपका स्वागत है, यह तो बस एक छोटी सी बात है। हुआंग फेंग ने कहा, आपके लिए यह एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ी बात है। कोई बात नहीं, मुझे इस मामले के लिए आपको धन्यवाद देना है। मैं यह करूंगा, इसलिए इसे करने में संकोच न करें। वू हाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया, उसने अपने सिर पर हाथ रखा और अपने प्याले में शराब एक ही घूंट में खत्म कर दी। हुआंग फेंग ने भी संकोच नहीं किया और सीधे अपने प्याले में शराब खत्म कर दी। सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से उसे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ और इसके अलावा जब तक वह खाना नहीं खाता और अपने परिवार के साथ शराब पीते हुए हुआंग फेंग गुप्त रूप से अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता था। इस प्रकार उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह नशे में धुत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वू हाओ ने कहा। इस तरह का दृश्य मुझे मेरे विश्वविद्यालय के दिनों की याद दिलाता है। उस समय हम सभी खुशी खुशी शराब पीते थे और अपनी आंखें झपकाते थे और उस समय के बाद हर कोई अपना खुद का व्यवसाय करता था। हाँ, लोगों को हमेशा जीना है, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग, मुझे भी आपके लिए टोस्ट करने दीजिए। जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और मुझे माफ करने के लिए आपका शुक्रिया। वांग टोंगटोंग ने भी अपना वाइन कप उठाया और हुआंग फेंग से कहा। इसके साथ ही वांग टोंगटोंग ने हुआंग फेंग को अपना प्रस्ताव अस्वीकार करने का मौका नहीं दिया और सीधे उसके कप में शराब पी ली। उसके बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि वांग टोंगटोंग ने जो पिया वह कोई ड्रिंक या रेड वाइन नहीं था बल्कि हुआंग फेंग और अन्य लोगों की तरह ही शराब थी और उसकी शराब पीने की क्षमता अधिक नहीं थी, इसलिए उसके लिए ऐसी प्रतिक्रिया होना कोई अजीब बात नहीं थी। हुआंग फेंग ने वांग टोंगटोंग को देखा और बिना कुछ कहे उसने भी शराब खत्म कर दी। उसके बाद मेज का माहौल थोड़ा बेहतर हो गया। इसके अलावा वू हाओ ने अकेले ही माहौल को नियंत्रित कर लिया। उनमें से कुछ ने अपने भोजन का भरपूर आनंद लिया और वू हाओ और वांग टोंगटोंग ने हुआंग फेंग को उसके दिल की इच्छा के अनुसार पीने के लिए राजी नहीं किया। वे दोनों जानते थे कि हुआंग फेंग को शराब से बहुत परहेज था। पिछली सभा के दौरान कई लोगों ने बारी बारी से हुआंग फेंग को टोस्ट किया, लेकिन अंत में हुआंग फेंग नशे में नहीं था बल्कि वे लोग थे जिन्होंने उसे टोस्ट किया था जो सभी बहुत ज्यादा नशे में थे। इस प्रकार आज के खाने पर वांग टोंगटोंग और वू हाओ दोनों ने नशे में हुआंग फेंग के बारे में कभी नहीं सोचा था क्योंकि वे जानते थे कि उनके ये ऐसा करना असंभव था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हुआंग फेंग को नशे में नहीं डाला इसका मतलब यह नहीं था कि वे कोई और तरीका नहीं अपनाएंगे। कम से कम जब उन्होंने हुआंग फेंग को उनके द्वारा तैयार की गई शराब पीते देखा तो वे दिल से बहुत खुश हुए। यह देखते हुए कि यह लगभग समय था, वू हाओ ने आज का भोजन समाप्त करने का सुझाव दिया। बेशक हुआंग फेंग को कोई आपत्ति नहीं थी इन दो लोगों के साथ जाने की तुलना में जिन्हें वह पसंद भी नहीं करता था। वह पहले लौटना चाहता था और अपनी महिला के साथ समय बिताना चाहता था जो बहुत अधिक दिलचस्प होगा। हुआंग फेंग, पहले टोंगटोंग को वापस भेजो, किसी लड़की के लिए इतनी देर से वापस जाना सुरक्षित नहीं है। वू हाओ ने होटल के प्रवेश द्वार पर हुआंग फेंग से कहा। हुआंग फेंग ने वांग टोंगटोंग की ओर देखा। यह महिला आज रात बहुत ईमानदार थी, उसने ऐसा नहीं किया कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण न कहें और उसके कार्यों में कोई गलती न हो। हुआंग फेंग ने सोचा कि वह सचमुच पश्चाताप हुआ और कहा, ठीक है 0.80 kb। उसके बाद वू हाओ खुद गाड़ी चलाकर चला गया और हुआंग फेंग ने वांग टोंगटोंग को घर पहुंचाया। जब वह गाड़ी में था हुआंग
फेंग ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा है, जैसे कि उसके अंदर किसी तरह की इच्छा थी। खासकर जब उसने अनजाने में वांग को देखा। टोंगटोंग जो अपेक्षाकृत खुले कपड़े पहने हुए था, उसके दिल में इच्छा लग रही थी और भी तीव्र हो गए हैं। हुआंग फेंग, ओ हुआंग फेंग, तुम्हारे आसपास बहुत सारी सुंदरियां हैं और उनमें से हर एक वांग टोंगटोंग जितनी ही सुंदर है। अब तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? क्या तुम्हें शर्म आती है? क्या तुम्हें शर्म आती है? हुआंग फेंग ने अपने दिल में खुद से कहा, हालांकि भले ही वह खुद को यह बताती रही कि उसे वांग टोंगटोंग के बारे में कोई विचार नहीं रखना चाहिए। जब वांग टोंगटोंग जानबूझकर बात करने के लिए उसके करीब आया, जब उसके मुंह से गर्म हवा उसके शरीर से टकराई, तो हुआंग फेंग अभी भी महसूस कर सकता था कि उसका शरीर गर्म और गर्म हो रहा था, जैसे कि उसके किसी हिस्से में बदलाव हो रहा हो। जब उन्होंने हुआंग फेंग की प्रतिक्रिया देखी तो वांग टोंगटोंग के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके दिल में गुप्त रूप से खुशी महसूस हुई। पहले उन्होंने हुआंग फेंग की शराब में सामग्री मिलाई थी, लेकिन हुआंग फेंग को पता न चले, इसके लिए वू हाओ और वांग टोंगटोंग ने भी साथ में शराब पी। थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। तो अब यह केवल हुआंग फेंग का शरीर नहीं था जो बदल गया था, यह वू हाओ और वांग टोंगटोंग भी थे। संभवतः वू हाओ अभी पहले से ही एक निश्चित सुंदरता को गले लगा रही थी और कुछ शर्मनाक काम कर रही थी, लेकिन हुआंग फेंग और वांग टोंगटोंग वास्तव में अपेक्षाकृत बंद जगह में अकेले थे। वांग टोंगटोंग की राय में उसके और हुआंग फेंग के बीच बाद में कुछ निश्चित रूप से होने वाला था। यह सही नहीं है। हुआंग फेंग अचानक अपने दिल में जोर से चिल्लाया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब था, एक अतिरिक्त पदार्थ था जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। इतना अधिक कि आम लोग महसूस नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक कि अगर वे महसूस कर भी लेते तो वे इसे महसूस नहीं कर पाते। हालांकि हुआंग फेंग अब एक शीर्ष विशेषज्ञ बन चुका था और अपने शरीर से भी ज्यादा परिचित था, इसलिए वह अपने शरीर में थोड़ा बदलाव महसूस कर सकता था। शराब में कुछ गड़बड़ है, हुआंग फेंग ने अपने दिल में कहा। एपिसोड 1210। इस बारे में सोचते हुए हुआंग फेंग ने वांग टोंगटोंग पर एक नजर डाली जो उसके बगल में थी, और देखा कि वह भी लाल हो गई थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और वह सामने की यात्री सीट पर घूम रही थी और अतिरंजित और आकर्षक पोज बना रही थी। अगर कोई आम इंसान वांग टोंगटोंग के मौजूदा रूप को देख ले तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि न सिर्फ उसका हाव भाव आकर्षक था बल्कि उसका असली रूप भी बुरा नहीं था। उसके आकर्षक रूप के अलावा ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके सामने अपना संयम बनाए रख पाते। हालांकि हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से उन कुछ लोगों में से एक था। उसका शरीर भी जल रहा था, लेकिन उसका सिर पहले से ही जाग रहा था। उसकी आंखों में इच्छा गायब हो गई थी और इसके बजाय स्पष्टता ने ले ली थी। वांग टोंगटोंग और वू हाओ ने खुद को जहर देने के लिए वास्तव में कुछ करने की योजना बनाई थी। हुआंग फेंग ने खुद से कहा, यह स्पष्ट था कि वांग टोंगटोंग भी उसी स्थिति में था जिसमें वह अभी था, और वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वांग टोंगटोंग ने ही यह किया था, या शायद यह खुद वू हाओ था। हालांकि हुआंग फेंग समझ गया था कि इस महिला को उसके पास वापस लाने के लिए वह अपने पास मौजूद किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकती है। वू हाओ ने ऐसा क्यों किया, हुआंग फेंग समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले भी उसकी मदद की थी। विश्वविद्यालय में उनके रिश्ते को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम से कम यह बुरा नहीं था। कम से कम कोई शिकायत नहीं थी और उसके पास उसके साथ कुछ भी करने का कोई कारण नहीं था। शायद वांग टोंगटोंग ही वह व्यक्ति था जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह पूरी तरह से खुद को और वांग टोंगटोंग को एक साथ लाना चाहता था, हुआंग फेंग ने सोचा। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, हुआंग फेंग ने स्पष्ट रूप से इन दोनों लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने नहीं देने की योजना बनाई थी। इसलिए गाड़ी चलाते समय उसने अपने हाव भाव बनाए रखे, अपने शरीर की सभी अशुद्धियों को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहता था। मेरा शरीर बहुत गर्म है, हुआंग फेंग, क्या तुम गर्म हो?
जो बगल में खड़ा था उसने हुआंग फेंग की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। हुआंग फेंग औषधीय जड़ी बूटियों का विरोध कर रहा था जबकि वांग टोंगटोंग औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहा था। उसके मन में प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं था। मुझे गर्मी नहीं लग रही है। अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम अपने बगल वाली खिड़की खोल सकती हो, हुआंग फेंग ने कहा। नहीं, मैं अपने कपड़े उतारना चाहता हूँ, वांग टोंगटोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। ज्यादा देर नहीं, बाद में उसने अपनी जैकेट उतार दी जिससे उसके अंदर की सेक्सी बेल्ट दिखाई दी। 8 हुआंग फेंग की नज़र में वांग टोंगटोंग एक सामान्य व्यक्ति से तुलनीय भी नहीं था। वास्तव में जब वांग टोंगटोंग ने अपने कपड़े उतारना चाहा तो हुआंग फेंग ने उसे नहीं रोका और उसका दिल बिल्कुल भी नहीं हिला, मानो वांग टोंगटोंग का अस्तित्व ही नहीं था एक सामान्य व्यक्ति की तरह। हालांकि अब उसके पास इसके बारे में सोचने की क्षमता नहीं थी। वह केवल हुआंग फेंग को बहकाने के बारे में सोच सकती थी ताकि वह उसके पास वापस आ सके और फिर उसे नियंत्रित कर सके ताकि वह जीवन जी सके जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। ठीक है, हम यहाँ हैं। जैसे ही वांग टोंगटोंग यह सोच रहा था कि कैसे हुआंग फेंग को और भी अधिक लुभाया जाए, उसने अचानक अपनी कार रोक दी। वांग टोंगटोंग ने खिड़की से बाहर कुछ संदिग्ध नजरों से देखा और पाया कि वह उसी जगह पर नहीं था। इसके बजाय उसने पास ही एक गेस्ट हाउस देखा और वांग टोंगटोंग ने सोचा कि दवा की वजह से वह अब खुद को रोक नहीं सकता, इसलिए वह उसे गेस्ट हाउस ले आया और वह खुद से और भी ज्यादा खुश हुआ। हालांकि वांग टोंगटोंग ने कुछ भी न बताने की पूरी कोशिश की और सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा, हम कहाँ हैं? यह मेरा घर नहीं है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हम पहले से ही यहाँ हैं। चलो पहले नीचे चलते हैं, हुआंग फेंग ने भावशून्यता से कहा। हुआंग फेंग, तुम बहुत बुरे हो। मुझे घर भेजने के बजाय तुम एक होटल में आ गए, वांग टोंगटोंग ने शर्माते हुए कहा। हालांकि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता रहा हूं, तुम जो चाहो मैं करूंगा। केवल अब हुआंग फेंग को एहसास हुआ कि जिस स्थान पर उसने अपनी कार पार्क की थी वह एक गेस्ट हाउस के ठीक बगल में था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वांग टोंगटोंग ने उसे गलत समझा था, लेकिन अभी हुआंग फेंग के पास उसे समझाने का कोई विचार नहीं था। उसने एक बार फिर कहा, जल्दी से कार से बाहर निकलो, इतनी जल्दी मत करो, अभी भी बहुत समय बचा है। यह कहते हुए वांग टोंगटोंग ने अपनी सुरक्षा बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गया, चेहरे पर मुस्कान के साथ। उसे खुद पर और भी गर्व महसूस हुआ। बस वांग टोंगटोंग यह जानकर दंग रह गई कि उसके कार का दरवाजा बंद करने के बाद हुआंग फेंग उतरा नहीं बल्कि थ्रॉटल पर पैर रखकर गाड़ी चला दी। इस अचानक परिवर्तन से वांग टोंगटोंग स्तब्ध रह गई और उसने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक वह समझती कि क्या हुआ था। तब तक हुआंग फेंग की कार बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। हुआंग फेंग, तुम कमीने! वांग टोंगटोंग ने हुआंग फेंग की ओर इशारा किया और उसे कोसा। अपनी छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वांग टोंगटोंग ने उसे मौके पर ही काफी देर तक डांटा, लेकिन हुआंग फेंग को आते नहीं देखा। वह पहले से ही समझ चुकी थी कि हुआंग फेंग ने स्थिति को समझ लिया होगा और उसके साथ कोई संबंध न रखने के लिए उसने उसे यात्रा के बीच में ही छोड़ दिया था। सोचिए कि जब वह यात्रा के बीच में थी तो अभी कार में बैठे हुए वह अभी भी सोच रहा था कि जब वह हुआंग पर होगा तो कैसा दिखेगा। फेंग के बिस्तर के पास जाकर कुछ और तस्वीरें ली, फिर उन्हें जू शियायू और सु लुमो को दिखाया। वांग टोंगटोंग ने अपना फोन निकाला और वू हाओ का नंबर डायल किया। महिला की कराह फोन से बाहर आया। बेशक वांग टोंगटोंग को पता था कि क्या चल रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की और कहा, योजना विफल हो गई है। हुआंग फेंग को लगा कि मुझे बाहर निकाल दिया गया है। आधे रास्ते तुम अभी कहाँ हो? वू हाओ ने वांग टोंगटोंग से पूछा। मैं अभी तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। वू हाओ को अपनी वर्तमान स्थिति बताने के बाद वांग टोंगटोंग को लगा कि उसके शरीर में परिवर्तन और भी तीव्र हो गए हैं। इस समय उसे एक आदमी की जरूरत थी। वह इस बात को समझती थी और वू हाओ भी इस बात को समझता था। हालांकि वांग टोंगटोंग को इसकी परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में वह पहले से ही एक से अधिक पुरुषों के साथ सो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में वह गुस्से में थी। अन्य सभी पुरुष उसे एक खजाने के रूप में सोचते थे।
तो वह हुआन फेंग के हाथों में कचरे का एक टुकड़ा क्यों बन गई। हुआन फेंग कमीने, मैं हार नहीं मानूंगी, वांग टोंगटोंग ने अपने दिल में गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अभी उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी, वह अभी भी सुंदरता का एक निशान कैसे देख सकती थी। जहां तक हुआन फेंग का सवाल है, जो घर जा रहा था उसे स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि वांग टोंगटोंग ने क्या कहा था। हालांकि वह पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि वांग टोंगटोंग क्या सोच रहा होगा जब उसे एहसास हुआ कि उसे कार से बाहर फेंक दिया गया है। हालांकि हुआन फेंग को थोड़ी सी भी सहानुभूति महसूस नहीं हुई, नहीं उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। हुआन फेंग ने वांग टोंगटोंग को अपनी यात्रा के बीच में ही क्यों छोड़ दिया था। इसका कारण था क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि उसने उसे दवा दी थी। दूसरा कारण यह था कि वह पता चला कि इस दवा का प्रभाव बहुत ज्यादा था और यह और भी ज्यादा गंभीर था। पिछली बार जू शियायू ने जो दवा ली थी उससे भी ज्यादा जबरदस्त। इसके अलावा वह समय जब उसे पता चला कि दवा थोड़ी देर से आई है, इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दवा को बाहर नहीं निकाल पाया उसके शरीर से।